स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से वाणिज्य प्रवक्ता। मैं आज आपको कंपनी के अंतिम खाते करा रहा हूँ कक्षा द्वादश में। एक बात का ज़रा आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि जब आप अंत तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कंपनी के अंतिम खातों में पहले तो अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बनाए जा रहे थे, लेकिन अब 2013 में एक नया अधिनियम आया है। अब उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो इसमें पुस्तक तथा पेपर, बुक्स एंड पेपर, कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन से पेपर्स रखे जाने हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अनुसार पुस्तक तथा पेपर में एक तो जो खातों की पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये रखे जाएंगे। संलेख, डीट्स हैं जितनी भी वो रखी जाएंगी। और प्रमाणक हैं यानी कि वाउचर्स माने बिल वगैरह, और राइटिंग, लेखन और प्रलेख, डॉक्यूमेंट्स और सूक्ष्म लेख, इनके रजिस्टर्स और रजिस्टर, इनको सम्मिलित किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक ढंग से रखे जा सकते हैं। 2013 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इनको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से रखा जा सकता है। अब जो खातों की पुस्तकें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खातों की पुस्तकें हैं, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या क्या हैं, तो उसमें ये रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। एक तो कंपनी की समस्त प्राप्तियों का और व्यय का ब्यौरा, यानी कि जितनी भी प्राप्तियां हैं कंपनी की और जितने भी खर्चे हैं उनकी डिटेल रखी जाएगी। दूसरी बात, कंपनी द्वारा माल तथा सेवाओं की कुल बिक्री और क्रय विक्रय का ब्यौरा। सेवाओं का जो ब्यौरा है ये भी अभी आया है। पहले क्रय विक्रय आता था कंपनी एक्ट के अंतर्गत 1956 एक्ट के अंतर्गत। अब ये इसमें सेवाओं का ब्यौरा भी आएगा। एक कंपनी की संपत्ति और देयताओं का पूर्ण ब्यौरा, यानी कि जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं उनका, और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी की जितनी भी देयता हैं, उनका पूरा ब्यौरा आएगा। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें यह खास बात है कि पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो कंपनी की पुस्तकें हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से रखने की अनुमति प्रदान की गई है। पहले इलेक्ट्रॉनिक ढंग से नहीं रखी जाती थी ये बुक्स, मैनुअली रखी जाती थी। अब इनको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से रखने की अनुमति प्रदान की गई है। एक इसमें इसकी सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 में माल के साथ साथ सेवाओं के क्रय विक्रय का भी लेखा होगा। पहले तो माल के क्रय विक्रय का ही लेखा होता था, अब सेवाओं के भी क्रय विक्रय का हिसाब होगा, यानी कि माल के क्रय विक्रय के साथ साथ सेवाओं का लेखा भी करना होगा। इसके अलावा जो इसके सामान्य सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों के अनुसार ये खाते रखे जाएंगे, तो एक तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बुक्स रखी जाएंगी। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ही ये अंतिम खाते तैयार किए जाएंगे। दूसरी बात, उपार्जित अवधारणा, उपार्जित अवधारणा को ध्यान में रखा जाएगा। उपार्जित अवधारणा का ध्यान रखते हुए तभी खाते बनाए जाएंगे। और तीसरी बात, खाते इस तरह के बनाए जाएं कि वो कंपनी की सत्य, सही और सत्य चित्र प्रस्तुत करे। इस तरह से ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये जो है ये सामान्य सिद्धांत है। अब वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, ये कब से कब तक होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बंद होगा। कंपनी अधिनियम 1956 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी पहले, लेकिन अब ये 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक बंद होगा। इसके अलावा
अनुसूची थर्ड जो 2013 के जो ये अधिनियम है, इसमें अनुसूची थर्ड में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो एक तो इसमें सामान्य अनुदेश हैं, सामान्य बातें बताई हैं इसमें कि क्या क्या बातें हैं उसमें। तो ये सामान्य डायरेक्शन, सामान्य अनुदेश दिए गए हैं सारे। एक चिट्ठे का लंबवत प्रारूप और चिट्ठे बनाने के सामान्य अनुदेश, ये भाग फर्स्ट में दिए गए हैं। यानी कि भाग फर्स्ट में तो चिट्ठे के लंबवत प्रारूप और चिट्ठा बनाने के सारे सामान्य अनुदेश दिए गए हैं। इसके बाद है लाभ हानि का विवरण। लाभ हानि का विवरण बनाने के लिए सामान्य अनुदेश भाग 2 है, इसमें सारा लाभ हानि का विवरण है सामान्य अनुदेश भाग 2 में। इस तरह से ये जो है कंपनी के अंतिम खातों के ये सामान्य अनुदेश हैं। अब इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं, लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, लीगल जो प्रोविज़न हैं वो क्या हैं। तो ये जो प्रावधान हैं ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में दिए गए हैं। और वो क्या हैं, वो ये हैं कि हर कंपनी को वित्तीय विवरण या अंतिम खाते तैयार करने चाहिए। हर कंपनी को हर कंपनी को वित्तीय विवरण और अंतिम खाते तैयार करने चाहिए। दूसरी बात, और उसे हर कंपनी को अपने अंशधारियों के लिए प्रतिवर्ष सामान्य सभा का आयोजन करना चाहिए। हर साल कंपनी को चाहिए कि वो सामान्य सभा का आयोजन करे और कंपनी के जो वित्तीय विवरण हैं उन वित्तीय विवरणों को उस सामान्य सभा में प्रस्तुत करे, सामान्य सभा करे और उन वित्तीय विवरण जो भी हैं, उन सभी जो वित्तीय विवरण हैं उन सभी वित्तीय विवरणों को या अंतिम खातों को स्वीकृति के लिए सामान्य सभा में प्रस्तुत करे। और ये भी आवश्यक है कि ऑडिटर, अंकेक्षक यानी कि जो खातों के चेकिंग करने वाला है, तथा संचालक मंडल जो डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है, संचालक मंडल की रिपोर्ट और लाभ हानि विवरण तथा स्थिति विवरण वो या आर्थिक चिट्ठा, स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठे को उसके साथ संलग्न करना चाहिए। ये इसके लिए जरूरी है। तो यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अब जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसका फॉर्मेट है उस निश्चित प्रारूप में ही ये अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट, इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आएगा। इसमें जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा और इसमें पर्टिकुलर्स यानी कि इसमें सारे पर्टिकुलर्स आएंगे। नोट नंबर, नोट नंबर का मतलब यह है कि इसमें हम रकमों को सीधी सीधी लिखने के बजाय जो एक पर्टिकुलर हेड है उसे हम नोट के रूप में लिखते हैं और वो नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनाते हैं और जो भी हमने नोट्स बनाए उस नोट्स का नंबर नोट नंबर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे नोट नंबर आएगा, इसकी अलग इसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसको जो भी हमने कैलकुलेशन की उसको उसका नंबर नोट नंबर में डाल देते हैं। इसी तरह से फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर, जो एक करंट रिपोर्टिंग ईयर है उसमें इसकी फिगर्स आएंगी सारी। इसके बाद फिगर्स एज एट द एंडिंग ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, इसमें प्रीवियस ईयर की गत वर्ष की सारी डिटेल्स आएंगी। इस तरह से ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का प्रारूप है। अब इस प्रारूप में मैं इस प्रारूप में ये समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज़, कौन सी जो आइटम है उसका क्या मतलब है और कैसे डालते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पूरा ये फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ आपको
रकमें पुट करनी है। तो सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, माने समता और दायित्व। समता और दायित्व में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि अंशधारियों का कोष। अंशधारियों का कोष यह है कि इस पे अंशधारियों का या स्वामियों का अधिकार होता है, ये अंशधारियों का कोष है। ठीक, तो यह है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो अंश पूंजी के विभिन्न प्रकार हैं वे सभी प्रकार आते हैं, लेकिन उनको नोट के रूप में अलग से लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल है, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल है अधिकृत पूंजी, इश्यूड कैपिटल है यानी कि निर्गमित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल है। जिस तरह की भी कैपिटल है वो नोट के रूप में हम दिखाएंगे। तो ये कैपिटल आएंगी सारी। और इसके बाद जो कैपिटल के बाद अगर कॉल्स इन एरियर्स है, अगर कोई कॉल हमारे पास नहीं आई है तो कॉल्स इन एरियर्स को हम घटा देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो ये अंशहरण की जो रकम है उसको हम जोड़ देते हैं, और ये सारा हम अलग से नोट के रूप में दिखाते हैं। सारी चीज़ें हम अलग से नोट के रूप में दिखाते हैं। और फिर ये रकम शेयर कैपिटल में जो भी नोट नंबर, जैसे पहले नंबर पे हमने वो किया, तो वो नोट नंबर 1 डालकर वो रकम लिख देंगे। मैं अभी एक सवाल सॉल्व करूँगा तो उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका बी पॉइंट है। शेयर होल्डर फंड का बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस ये है कि हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं, क्योंकि कंपनी को रिजर्व करना पड़ता है, कंपनी को जो अपनी पूंजी पैसा है वो रिजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो अंशधारियों का पैसा है और अंशधारी अपना डिविडेंड लेके चले जाएंगे। अगर कंपनी को कोई ऐसी स्थिति है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो उस रिजर्व में से उसको यूज़ कर लेती है। तो एक नियम के अनुसार कंपनी रिजर्व करती है। तो जनरल रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, और जो प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस तरह से सारे रिजर्व्स इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसका सी पॉइंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसमें वे रकमें आती हैं कि प्रवर्तकों को या अन्य व्यक्तियों को अंश वारंट इस आशय से जारी किए जाते हैं कि वो अपने अंश वारंट को एक निश्चित तिथि तक अंशों में परिवर्तित करा लें। फिर एक बार बताता हूं इसको, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका यह मतलब है कि कंपनी के प्रवर्तकों को या अन्य व्यक्तियों को अंश वारंट इस आशय से निर्गमित किए जाते हैं कि वो निश्चित तिथि तक इन अंश वारंटों को अंशों में परिवर्तित करा ले। तो ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये शेयर होल्डर्स फंड के ये ABC 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद दूसरा हेडिंग है, इसका दूसरा मेन हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का ये मतलब है कि इसमें वे राशियां आती हैं जिसमें जब हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा, आवेदन का पैसा तो आ चुका है, लेकिन चिट्ठा बनाने की तिथि तक हमने अंशों का आवंटन नहीं किया है। आई बात समझ में? फिर बताता हूं इसको एक बार कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यानी कि आवेदन का, एप्लीकेशन का पैसा तो आ चुका है हमारे पास, लेकिन चिट्ठा बनाने की तिथि तक हमने अंशों का आवंटन नहीं किया है। तीसरा मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वे हैं
कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 12 माह के बाद किया जाना है, ये करंट लायबिलिटीज नहीं है, नॉन करंट हैं। तो ये नॉन करंट हैं, यानी कि इन दायित्वों का भुगतान 12 माह के बाद किया जाना है। और उसमें क्या है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए उधारी। लंबे समय के लिए जो भी उधार हमने पैसा लिया, जैसे डिबेंचर्स हैं, बैंक से है कोई लोन लंबे समय के लिए, इस तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई इसमें सारी, लंबे समय के लिए उधारी सारी इस हेडिंग के अंतर्गत आएगी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट ये है कि जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक हो, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक हो, तो उस रकम को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के अंतर्गत माना जाता है। वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है। अदर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं जो भी, इसके अलावा जो बची हुई है वे इसमें आ जाएंगी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे इसमें। कोई भी प्रावधान है जो लंबे समय के लिए, रिजर्व के लिए कोई प्रावधान करना है, टैक्स के लिए कोई प्रावधान करना है, इस तरह से कोई भी प्रोविज़न है वे सब आ जाएंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ वे होती हैं कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 12 माह या 12 माह से पहले, 12 माह के अंदर अंदर किया जाए, वे सब करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये है, इसमें पहला ए पॉइंट है इसका, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये है कि ये कम समय के लिए उधारी है। कम समय के लिए अगर हमने उधार पैसा लिया है कहीं किसी से, तो वो इसमें आएगा सब। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में बीपी यानी कि देय बिल और क्रेडिटर्स ये आते हैं। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं वो इसमें आएंगी। अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं वे सब इसमें आएंगी, जो भी इसके अलावा जो बची हुई करंट लायबिलिटीज़ हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, जैसे टैक्स का प्रोविज़न है, कोई और प्रोविज़न है, वो सब शॉर्ट टर्म के प्रोविज़न्स इसमें आ जाएंगे। इस तरह से ये इन रकमों का यहाँ पर टोटल कर देंगे, तो ये लायबिलिटीज साइड होगी। इसके बाद एसेट्स, संपत्ति, वो संपत्ति भी इसी के नीचे बनाते हैं, ऊपर नीचे लायबिलिटीज़ और एसेट्स ऊपर नीचे बनती है। तो इसका सेकंड पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, ऐसी संपत्तियाँ जिनका जो प्रयोग है, जो 12 माह से के बाद तक जिनका प्रयोग करना है, या 12 माह के 1 साल के बाद तक जिनका भुगतान किया जाना है, वे सब नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इसमें है सबसे पहले फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति। अब ये स्थायी संपत्ति दो तरह की होती है, एक तो टेंजिबल एसेट्स और दूसरी इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती है बच्चों? टेंजिबल एसेट्स ये है कि इनको कहते हैं मूर्त संपत्ति, जो दिखाई दे, ऐसी संपत्तियां जो हमें दिखाई दे, जैसे बिल्डिंग है और मशीनरी है। ऐसी जो मूर्त संपत्तियां हैं वे सब फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत मूर्त संपत्तियां आएंगी। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स में अमूर्त संपत्तियां, इनको काल्पनिक संपत्तियां भी कहते हैं। इसके अंतर्गत गुडविल आदि आती है, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स है। इसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ये मतलब है कि इसके अंतर्गत ऐसा माल जो अभी बनाने की प्रक्रिया में है, वो सब माल आएगा जो बन के अभी तैयार नहीं हुआ, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ऐसी एसेट्स जो अंडर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी एसेट्स आती हैं इसके अंतर्गत जिनका आविष्कार, जिनको स्वामियों ने बनाया है, यानी कि कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं।
इसके बाद इसका बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे विनियोग जो 1 वर्ष के अंदर अंदर जिनका हम भुगतान ले लेंगे, जैसे डिपॉजिट्स हैं, कोई भी बैंक में कोई डिपॉजिट्स है, कोई और इस तरह के जो है शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्ट किया हमने पैसा कहीं भी शॉर्ट टर्म के लिए, वो सब इसमें आएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट ये है कि इसके अंतर्गत वे रकमें आती है कि जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो तो उस अंतर को इसमें लिखते हैं। जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो तो उसमें लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कोई अग्रिम या एडवांस में अगर उसने कोई पैसा लिया हुआ है तो वो सब किसी भी तरह के सब एडवांस इसमें आएंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स है, जैसे कोई भी जो नॉन करंट हैं, जो चालू नहीं है, जिसका 12 माह के बाद भुगतान किया जाना है, तो जो भी अदर इसके अलावा बची हुई नॉन करंट एसेट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अब इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये है कि चालू संपत्ति, चालू संपत्तियों में एक तो है करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट हैं जो भी जिनका भुगतान, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका भुगतान 12 माह के अंतर्गत, जो 12 माह के लिए किए जाते हैं, वे सब इसमें आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट में। इसका बी पॉइंट है, बी पॉइंट में है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज माने स्टॉक, रहतिया होता है, इसमें रॉ मटेरियल है, बना हुआ माल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हर तरह की इन्वेंट्रीज इसमें आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में एक तो बीआर प्राप्य बिल और देनदार, ये दोनों आएंगे। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य जो भी चीज़ें हैं वो कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में आएंगी, यानी कि रोकड़ है, बैंक है, कोई ड्राफ्ट है, इस तरह की ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन और एडवांस हमने लिया है तो वो सब इसमें आएंगे। और अदर करंट एसेट्स, अन्य जो भी करंट एसेट्स इसके अलावा कोई बची हैं तो वो सब अदर करंट एसेट्स इसमें आ जाएंगी। और इस प्रकार से इन एसेट्स का टोटल कर देंगे तो ये लाइबिलिटीज़, यानी कि इक्विटी और लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, ये ऊपर नीचे बनते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल इस तरह से कर दिया और एसेट्स का टोटल इस तरह से कर दिया। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सवाल समझाने जा रहा हूँ। इसका नाम मूनलाइट लिमिटेड हो गया और एज एट 31 मार्च 2014 को ये बनाना है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड, ये लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में ये बताया था कि इसमें शेयर कैपिटल आती है और कॉल सिनेरियर को घटाते हैं तो इसमें शेयर कैपिटल ये दी हुई है कि 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं और इसमें कॉल सिनेरियर है 2,000 की। तो ये बताया था कि शेयर कैपिटल में से कॉल सिनेरियर्स को घटाते हैं तो ये नोट्स टू अकाउंट में करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 40,000 इक्विटी
शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब 40,000 की 10 से गुणा की तो ये 4 लाख रुपए हो गए। और कॉल्स इन एरियर्स इसमें से घटा देंगे, ये भी बताया गया था, तो इसको लेस कर देंगे माइनस कॉल्स इन एरियर्स। ये 2,000 रुपये है, तो ये आगे 3,98,000 रुपये। तो शेयर होल्डर फंड के बाद इसका पहला हेड है शेयर कैपिटल। तो ये लिखा हमने ए शेयर कैपिटल। इसकी कैलकुलेशन हमने पहले नंबर पे की है, तो इसको नोट नंबर 1 दे देंगे हम। तो यहाँ इसके सामने भी डाल देंगे नोट नंबर 1। और फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर। करंट रिपोर्टिंग ईयर में लिखेंगे हम 3,98,000। इसका सेकंड हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बी हेड हो गया इसका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस है 1,30,000 रुपये का। 1,30,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में आ गए। इसके बाद हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट कॉल वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये इसमें नहीं है इसकी रकम, हमें अपने रकम में देखनी है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यह है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गए। फिर है इसके बाद डेफर्ड टैक्स, ये भी नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी नहीं है हमारे पास। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है। इसके बाद आया करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, अब ये इसकी डिटेल लिख देंगे इसमें। तो ये क्या है? बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसके नीचे लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 1,70,000 रुपये। इस तरह से इसकी डिटेल लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज़ में कौन सी चीज़ है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया इसमें। इसके बाद हेड है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में तीसरा करंट लाइबिलिटीज़। अब ये तो मेन हेडिंग है। इसमें हम ये लिखेंगे कि इसका जो करंट लाइबिलिटीज़ में जो ये हेड दिए हुए हैं इन्होंने इन हेड में से कौन सा है हमारे पास। तो इसमें से हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न लिखेंगे इसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है हमारा 26,000। अभी हमने इस तरह से लाइन खींची और ये लाइन खींच के टोटल कर दिया इसका टोटल हो गया 8 और 6 14 4 हासिल 1 10 और 3 13 7 20 और 2 22 2 हासिल 2 5 और 1 6 और 1 7 7,24,000 इसका टोटल आ गया। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई, लाइबिलिटीज साइड बन गई है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। अब इसका सेकंड पार्ट इसी के नीचे से शुरू करेंगे। सेकंड एसेट्स। एसेट्स में पहला हेड है बच्चों नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो पहला हेड लिखा हमने नॉन करंट
एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स फर्स्ट, टेंजिबल एसेट्स कितनी है हमारी, फिक्स एसेट्स टेंजिबल है 2,90,000, तो 2,90,000 फिक्स, इसमें है ए फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, यानी कि मूर्त संपत्ति। टेंजिबल एसेट्स है हमारी 2,90,000, तो 2,90,000 ये आ गई। फिर इसके बाद है बी फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स कितनी है, इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है 40,000, तो 40,000 की हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इसके बाद ये हमारे पास कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है और ये इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास नहीं है, यहाँ से हम देखते रहेंगे इस तरह से। और फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी नहीं है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी नहीं है, और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स ये भी नहीं है हमारे पास। तो इसमें जो ये हमारी नॉन करंट, जो ये हैं इसके बाद के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। इसके बाद आएगी करंट एसेट्स, दूसरा हेड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। फिर इसके बाद है इन्वेंट्रीज, तो इसमें इन्वेंट्री आएगी, करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 5,000 रुपये के, तो यह आएगा ए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 5,000 रुपये के, तो ये 5,000 रुपये के करंट इन्वेस्टमेंट आ गए। फिर इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, इसका बी पॉइंट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज दी हुई है हमें 1,15,000 की, 1,15,000 रुपये की इन्वेंट्रीज आएगी। फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में ये हमें नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में मैं बताया था कि डेटर्स और बीआर आते हैं, डेटर्स और बीआर आते हैं। तो इसमें एक तो डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स हैं 1,66,000 के, और बीआर हैं 90,000 के, 90,000 के बीआर आएंगे। 2,56,000 रुपये हो गए। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे। इन्वेंट्रीज के बाद
ट्रेड रिसीवेबल्स, सी ट्रेड रिसीवेबल्स में 2,56,000 रुपये आए। अब मैं आपको ये लाभ हानि खाते का प्रारूप है, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग एक आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और साथ साथ ये जो इसके फॉर्मेट में, जो इसके प्रारूप में चीज़ें हैं, मैं उनको क्वेश्चन में पुट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि व्यवसाय के संचालन से जो भी कुछ रिवेन्यू की, जो भी कुछ पैसे की प्राप्ति हुई, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा। इसमें सेल्स है या और भी कोई प्राप्तियां हैं, बिक्री है, वो सब इसमें ही लिखी जाएगी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारा 1,75,000 रुपये का। तो ये करंट रिपोर्टिंग ईयर में लिख देंगे 1,75,000 रुपये। ठीक है बच्चों, पहला हेड है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस सवाल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है हमें 1,75,000 रुपये का। इसके बाद है सेकंड, अदर इनकम। अदर इनकम ये होती है ब्याज की, छूट की, कमीशन की, कोई भी अदर इनकम है वो इसमें आ जाएगी। तो ये अदर इनकम है हमारी 2,600 रुपये। तो 2,600 रुपये की अदर इनकम आ गई। तो ये अदर इनकम में ब्याज की, छूट की, कमीशन की, जो भी कोई इसके अलावा अदर इनकम है वो सब आ जाएगी इसमें। तो इसको लिखने के बाद इसका हम यहाँ करेंगे, थर्ड हेड हो गया, ये थर्ड हेड हो गया टोटल, और टोटल फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का टोटल किया और यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 1,77,600, करेक्ट। इसके बाद हेड है फोर्थ हेड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 96,000 रुपये का। तो ये लिख दिया हमने ए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये 96,000 रुपये का आ गया। इसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या होता है बच्चों? ये होता है कि
ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया। जो ओपनिंग स्टॉक की रकम है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की रकम को घटा दिया, और हमारा ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 रुपये का, यानी कि 30,000 रुपये में से 40,000 रुपये घटाकर ये चेंज इन इन्वेंट्रीज हो गया, ये आए माइनस में, तो इनको हम घटाएंगे बाद में। तो 30,000 में से 40,000 रुपये गए, 10,000 रुपये माइनस के बच गए हमारे। ये 10,000 रुपये माइनस के बच गए। इसके बाद अगला खर्चा है वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं हमारे पास, सी पॉइंट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस बच्चों? ये होते हैं कि इसमें सैलरी है, वेजेस है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके हित के जितने भी लाभ हैं वो सब इसमें आएंगे। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए 22,600, तो ये आगे 22,600 रुपये। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इसमें दी हुई है डी पॉइंट हो गया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट है हमारी 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये की हमारी फाइनेंस कॉस्ट आ गई। ई पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2,400 रुपये के, तो ये आगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 2,400 रुपये के। फिर है इसके बाद अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 13,200 रुपये के, तो एफ में आ गया अदर एक्सपेंसेस 13,200। अब इसके बाद इनका टोटल करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस हो गए ये, टोटल ये हो गए 6 और 4 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 7 और 2 9 और 5 14 और 2 16 और 3 19 9 हासिल 1 10 और 2 12 और 1 13। ये बच्चों 1,39,200 रुपये हुआ। और 10,000 आपको ये कहे थे कि ये चेंज इन इन्वेंट्रीज में 30,000 में से, क्योंकि हमने 40,000 घटाए हैं तो इन 10,000 को हम घटाएंगे इसमें से, तो ये हमने घटा दिए। तो ये आगे बच्चों 1,29,200। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 1,29,200 रुपये हो गए। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो थर्ड पॉइंट में से, यानी कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस हमने घटा दिए, यानी कि थर्ड में से फोर्थ पॉइंट हम घटाएंगे। थर्ड में से फोर्थ पॉइंट को हम घटाएंगे। तो थर्ड कितना है? 1,77,600 रुपये। इसमें से हमने घटा दिए 1,29,200। ये बच गए बच्चों 48,400 रुपये। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 48,400 रुपये। अब है फिफ्थ नंबर के बाद है 6 नंबर, 6 पॉइंट टैक्स एक्सपेंसेस।
टैक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे 16,940। 16,940 के टैक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब टैक्स एक्सपेंसेस हैं 16,940 के। फिर इसके बाद ये आ गया इसका सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इस पांचवें आइटम में, यानी कि जो 48,400 रुपये हैं, इसमें से छठा आइटम घटा देंगे, यानी कि 16,940 रुपये को घटा देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिफ्थ में से सिक्स आइटम को हमने घटा के लिख दिया, फिफ्थ माइनस 6। तो 48,400 रुपये में से हमने घटा दिए 16,940, तो ये बच गए 31,460 रुपये। 31,460 रुपये बच गए। इस तरह से ये इसका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम करते हैं। आशा है आपके ये समझ में आया होगा, और अपनी टेक्स्ट बुक से इन क्वेश्चंस को आप करें तो ये समझ में आएगा।